बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सूबाई हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वज़रा को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से की गई और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मान भी इसमें मौजूद थे। इसके अलावा अरसलान घुम्मन, बिलाल गफ्फार और दीगर MPs जो हैं वो भी इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस वक्त नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मान। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर की गई और रोज़ाना ही सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उनके वज़रा को। क्या कहते हैं सर, क्या ऐसी बात वज़ीर बल्दियात ने कर दी जिस पे इतनी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? नहीं, वजीर बल्दियात या किसी शख्सियत के खिलाफ कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। देखिए, ऑपोजिशन जमात की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को हकीकत बताती रहे और उसके साथ साथ अगर कहीं पे गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, कोई झूठ का सहारा ले रही है, आवाम को धोखे में रखने की कोशिश कर रही है, तो उसका असल चेहरा दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद भी यही था कि हमने आवाम को बताना है कि सूबे सिंध के अंदर हो रहा क्या है, सूबे सिंध के अंदर हालात जो हैं वो दिन ब दिन जाते कहाँ जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ तो हमें मामला जाते हुए नजर नहीं आ रही। ये बात तो मेरे ख्याल से आप भी इस बात को एग्री करेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारी मिसालें ऐसी जो आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। और होता तो हमेशा ये था ना कि हमसे नाराजगी का इजहार किया जाता था कि हम झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सर्वे कंपनी है गैलप, जिसने पिछले दिनों आज से 2 या 3 दिन पहले एक सर्वे निकाला है और वो सर्वे का जो डिटेल्स हैं वो हमने शेयर की थी, जिसके अंदर बताया गया कि एक हिस्से में जब उन्होंने सर्वे किया तो 91% लोगों ने बोला, 91% के सूबे के अंदर सफाई सुथराई के मसाइल हैं। कहीं ने बोला कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कहीं बोला कि हमें सड़कों पे स्ट्रीट लाइटें नहीं मिलती, अंधेरा है, चोरी चकारी होती है, लूटमार होती है। कहीं बताया गया कि ट्रैफिक के ज्यादा है। 53% जो है सर्वे आया कि ट्रांसपोर्ट जो है वो मौजूद नहीं है सड़कों के ऊपर। कहीं हेल्थ की कंप्लेंट्स आई, 46% ने कहा कि पार्क की फैसिलिटी नहीं है। एक जगह आया कि 37% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। अब आप मुझे बताएं, ये सारी चीजें क्या ये हमने कहीं, ये तो क्या सर्वे था ना। अच्छा, मैंने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर उस बात में हकीकत ना हो तो आप मुझे टोक देना और मुझे रोक देना। जी, घर में तो पीने का पानी नहीं आता है। मुझे तो याद भी नहीं कि कब से नहीं आ रहा है, 25 साल, 30 साल, 35 साल से नहीं आ रहा है और लगता भी नहीं कि आएगा। तो 4 दौर आ गए हैं पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध में, 4 दफा इनकी हुकूमत आ गई है। ये इनका 13वां साल शुरू होने जा रहा है और 60% जो कराची की आबादी है उनके घर के नलकों के अंदर पानी नहीं आता है। लोग टैंकर के जरिए पानी मंगाते हैं। पहले तो जनाब आला बुलंद साहब ये होता था ना कि डॉक्टर साहब डिफेंस में पानी नहीं आता, डिफेंस के बाद क्लिफ्टन शुरू हुआ, क्लिफ्टन के बाद साउथ पूरा मुकम्मल हुआ। आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बहुत सारे इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का 70% बगैर पानी के हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पानी नहीं आता है। तो ये इनके मिनिस्टरों से पूछे ना बिलावल जरदारी कि 13 साल के अंदर नलाइके आला, इनके नलाइकों के टोलों का ये हाल है कि ये पीने का पानी नलकों से नहीं निकाल सकते और हमसे ये सवालात करते हैं। ये कंपटीशन करने लगे इमरान खान के साथ। देखिए, मैं सिंध असेंबली का मेंबर बना 2013 में, मुझे याद है शर्जील मेमन साहब खड़े हुए, बल्कि ओवैस मुजफ्फर टपी, हम K4 के जरिए पानी लेकर आ रहे हैं, हम कराची शहर के पानी का मसला हल कर रहे हैं, हम ये करेंगे, कहते कहते भाग गए मुल्क छोड़ के। उसके बाद शर्जील मेमन आए, शर्जील मेमन भी ने भी इसी तरीके से क्लफ वाले कपड़ों में बैठ कर रोज बोला कि K4 आ रहे हैं, K4 यहाँ पहुंच गए, K4 पे इतना पैसा लगा दिया। उनके ऊपर भी कैसे शुरू हो गए, नैप के भाग गए। उसके बाद जो है नासिर शाह आए, वो भी यही नारे लगाते रहे, वो गए सईद गए, वो भी K4 का बोलते रहे, फिर नासिर शाह आए। अब आखिर में जब सईद गनी आए तो बोलते हैं K4 का डिजाइन ही गलत बन गया है। 25 अरब रुपए डॉक्टर साहब आपके मेरे टैक्स पेयर्स के मिट्टी में चले गए कि इन नलायकों ने, इन्होंने ये नहीं देखा कि डिजाइन गलत बना हुआ है। 25 अरब रुपए आवाम के जाया हो गए। आखिरकार अब
वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि अब ये प्रोजेक्ट जो है सिंध हुकूमत को नहीं देना। हमने फैसला किया कि जो भी प्रोजेक्ट होंगे सिंध के अंदर वो हम मुकम्मल खुद ही करेंगे, इनके साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, जो काम इनको करना करें। लिहाजा K4 की जिम्मेदारी आप उठाइए, K4 हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, इनका काम नहीं है। आपके ये मेयर, आपके पिछले मेयर रो रो के चले गए कि कराची में आग बुझाने की गाड़ियां नहीं है। आप जानते हैं आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टोटल 7 गाड़ियां फंक्शनल है KMC की, 7 फायर इंजन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 50 गाड़ियां यहाँ पे कराची के लिए खाली करवाओ, जो कि इस वक्त चाइना पोर्ट से रवाना हो चुकी हैं। ये भी हमने करा। आज अगर ग्रीन लाइन बन रहा है, खुर्रम साहब, ये खरीदी गई ये गाड़ियां या चाइना की जानिब से एक तोहफा है या ग्रांट है या एड है, सर ये बता दीजिएगा। ना तोहफा है, ना ग्रांट है, ना एड है। ये 162 अरब रुपए जो कहते थे ना कहाँ गए, ये उसका हिस्सा है। 162 अरब रुपए में 6.4 किलोमीटर का आपका मंगोपी रोड तैयार हुआ है, 6.3 किलोमीटर का आपका निश्ता रोड कंप्लीट हुआ है, 6 नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर आपके फ्लाईओवर्स बने हैं। वही पैसा आपका ग्रीन लाइन की तरफ भी जा रहा है। ये वो सारा काम है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची में कर रही है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरबों रुपए पीपल्स पार्टी को सालाना मिलता है डॉक्टर साहब, सफाई सुथराई के लिए, पीने का पानी फराम करने के लिए, सड़कों की मुरम्मत के लिए, स्कूलों को ठीक करने के लिए, अस्पतालों के निजाम को बेहतर करने के लिए, अमन व अमान को सही करने के लिए और ट्रांसपोर्ट फराम करने के लिए। वो पैसा जाता कहाँ है? वो बताए ना बिलावल जरदारी, क्या बिलावल? खुर्रम साहब, आपसे यहाँ सर एक सवाल करना चाहूंगा। खुर्रम साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि मुख्तलिफ यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या बाकी जमातों के अलावा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातें सर जो आपकी मुखालफीन है, ख़ास तौर पे PSP हो, जमात इस्लामी, उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान तो नूरा कुश्ती है। हाँ, PML नवाज के खिलाफ आप ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है, आपस में मिली भगत है, इनको सिंध से कोई लेना देना नहीं है। सर फिर पिछले प्रोग्राम में जो आपने बात की थी कि मेयर या तो पीपल्स पार्टी का आ जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ जाए, तो सर बात तो फिर कुछ ऐसी नजर आ रही होती है ना, क्या कहते हैं सर आप? नहीं, देखिए फैसला आप भी करें ना, आप माशाल्लाह एक सीनियर सहाफी हैं, आप फैसला करें जो बातें मैंने कही हैं वो सही है या गलत है। क्या 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है आवाम को तमाम बेसिक नेसेसिटीज फराम करना? फिर सवाल वफाक से क्यों किया जाता है? कराची के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कराची के लोग बाशऊर लोग हैं, कराची वालों को मालूम है कि क्या काम किसकी जिम्मेदारी है। ये इन सारे कामों के लिए पैसा पीपल्स पार्टी को मिलता है, वफाक इनको देती है पैसा काम करने के लिए, ये काम नहीं करते हैं। पैसा कहाँ जाता है उसका हिसाब किताब आपको चाहिए तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की किताब में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां मिलेंगी आपको ज़कात के डिपार्टमेंट में भी मिलेंगी बेज़ाब्तियां। आप देखें किताबें खोलकर, वो मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, ऑडिटर जनरल लिख रहे हैं। आप केस कर दे उन पर, अगर वो गलत लिख रहे हैं तो, झूठ लिख रहे हैं तो आप लिखते हैं। सर आप तो नया मसला उठा लिया ना कि लेबर या ऐसी जो चीजें, सोशल सिक्योरिटी हो गई या बाकी चीजें हो गई, विफाक का इसके ऊपर अब जो है ना वो कंट्रोल नहीं रहा, और ये सूबाई मसला है, इस वजह से विफाक उनके टैक्सेस जो है वो FBR के थ्रू मांग नहीं सकता। सर ये एक नई बहस छिड़ गई ना, क्या कहेंगे सर इस पे आप? नहीं, देखिए इसमें बहस की जा सकती है, इसमें हो भी सकता है कि ठीक हो सकता है वफाक की तरफ से भी गलती हो, लेकिन बात यह है कि इनके बात करने का अंदाज देखें। ये जब इनका मुंह खुलता है ना तो इनके मुंह से नफरत निकलती है, इनके मुंह से आग निकलती है। ये नफरतें पैदा कर रही हैं सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान और KP के बीच में। ये इनको पता है कि इनका खात्मा हो चुका है KP से, बलूचिस्तान से, पंजाब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद के बाद आगे सक्खर से लेके बाकी जगहों की सियासी जमात रह गई है। इनको पता है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनका बस चले तो ये सूबे को तोड़कर अलग कर लें। इनको पाकिस्तान से अब कोई हमदर्दी नहीं है, इनकी हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो नोट से है, वोट से भी इनकी हमदर्दी नहीं है। इनके बात करने के अंदाज से मुझे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, मेरा दिल दुखता है जब ये बात करते हैं। इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालें जिसकी वजह से सिंध में, पंजाब में, KP में आपस में नफरतें पैदा हों। ये जो सिंध कार्ड खेलते हैं ना, जब ये देखते हैं कमजोर हो गए, इनको अब वोट नहीं मिलेगा, अब इनका फ्यूचर नहीं है, ये अपना सिंध कार्ड खेलते हैं। किस तरह लोगों को इन्होंने बहकाया आइलैंड्स वाले इशू के ऊपर। हाँ, क्या हमने नहीं देखा? क्या आपने एक बिल्डर को
कराची के मेन सड़क के ऊपर आपने जो है हाईवे से पहले कितना बड़ी जमीन दी आपने, कितना जो ना हजारों एकड़ जमीन आपने दी उसको कौड़ियों के दाम। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी कि उस बिल्डर से सुप्रीम कोर्ट ने पैसा निकवाला आज के रेट में। क्या किया उस वक्त जरदारी ने, कहाँ की सिंध से मोहब्बत, पूछे ना सिंध के लोग इनसे। सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? सर आप सही फरमा रहे हैं सर। खुर्रम साहब यहाँ एक बात आपसे और सर एक बात और जानना चाहूंगा सर, माजी में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि अपोजिशन जिसकी हुकूमत जो है वो सूबे में हो वो वफाक को इस तरीके से जो है ना कॉल कर रही हो। सर मतलब मैं उनके अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, नाअहल नालायक हुकूमत का एक उन्होंने लफ्ज़ बना लिया है या सिलेक्टेड का, जो कि सूबाई हुकूमत के वज़रा और तमाम लोग यूज़ करते हैं। सर आपकी जानिब से करप्ट कहा जाता है। सर माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत करती थी, पंजाब में अपोजिशन यानी PMLN की हुकूमत होती थी। इसी तरह अगर PMLN की हुकूमत यानी वफाक में है तो सिंध में जो है वो हुकूमत होती थी पीपल्स पार्टी की। लेकिन सर इस किस्म का तनाव और इस किस्म के एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स आज तक शायद पाकिस्तान ने विटनेस नहीं किए, जो 2018 से हम देख रहे हैं। सर इस चीज को कभी सोचा है सर कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या इसको कभी कोई ब्रेक लग सकेगा कि आपस में इस तरह की तनकीद ना करें? कि मतलब सर इंटरनेशनली देखा जाता है ये मीडिया और हुकूमतों का एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ज़बान का बिल्कुल एहतराम होना चाहिए दूसरे के लिए, अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए और कोई लफ्ज ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे किसी की दिलआराजी हो। मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। अगर हमारी तरफ से हुई भी है तो वो नहीं होनी चाहिए, उसका एहतियात करना चाहिए और ना ही उनकी तरफ से होनी चाहिए। हम याद रखेंगे कि हम आपस में जितनी भी अपोजिशन का रोल प्ले कर लें, सबसे पहले हम आपस में मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तान हैं। लेकिन असल में इशू सिर्फ ये आ जाता है कि जब मुल्क के साथ जो है जुल्म होता है, मुल्क के अवाम के खून पसीने के पैसे को जब इस तरह जाया किया जाता है, वो लोगों के जेबों में चले जाता है, तो फिर इंसान को दुख तो होता है ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है। तो जज्बात में बिल्कुल इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। अच्छा सर, वज़ीर आला सिंध के लिए कहा गया कि वो कहीं खुदा न खास्ता नैब के डर से चले गए हैं। अब इत्तलात ये है कि उनकी वापसी जो है वो मुतवक्को है और यानी ऐसी जो रूमर्स उड़ रही थी कि शायद कोई ऐसा चेंज आने वाला है, इसमें कोई सदाकत नहीं, क्या कहेंगे आप? जी मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनके शायद बेटे या बेटी की कोई ग्रेजुएशन है जिसके सिलसिले में गए हुए हो, और अगर वो अपनी वेकेशन पे भी गए हुए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उनका हक बनता है कि वो जाए। लेकिन कम से कम ऐसे हालात में उनको नहीं जाना चाहिए था मुल्क को छोड़ के, जिस वक्त इतना डेडली पैंडेमिक आया हुआ है और सूबे भर के अंदर लोग जो है यहाँ पे कोरोना से मर रहे हैं और इन्हीं की जमात जो है वो कोरोना फैलाने के अंदर अपना पूरा किरदार अदा कर रही है। तो वक्त की नौयत को डेफिनेटली देखा जा सकता है, अगर वो जाना चाहते तो जरूर जाए, लेकिन दिस वॉज नॉट द राइट टाइम टू लीव फॉर वेकेशंस और किसी अपने जाती ट्रिप के ऊपर। आप जब मुल्क के सूबे के वजीर आला होते हैं तो मुश्किल हालात के अंदर अपनी कौम को कभी छोड़कर जाया नहीं जाता, उससे जो है आपकी वीकनेस नजर आती है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने सेहत की यानी बात की कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी सेहत की भी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और ये तमाम चीज़ें जो सिंध हुकूमत को देखनी चाहिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा NDMA का क्या रोल रहा है? सर बड़ी सर यानी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं NDMA के हवाले से, जो करप्शन NDMA में हुई है, तो ये तो डायरेक्ट वफाकी हुकूमत का काम था ना कि इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता। सिंध या कराची भी तो सर पाकिस्तान का हिस्सा है, वेंटिलेटर्स और ये तमाम चीज़ें यहाँ भी तो होनी चाहिए थी। सर क्या कहेंगे आप? मेरे सुनने में नहीं आया करप्शन के। अगर आपके पास कोई ऐसे प्रूफ है तो आप उसको लेकर लैब में चले जाएं, अदालतों में चले जाएं। NDMA ने अपना बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है और अगर NDMA और NCOC मिलकर अगर ये अपना रोल प्ले नहीं करती तो मेरे ख्याल से जो पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपना कोविड को टैकल किया है, जिस तरीके से मुकाबला किया है, जिस तरीके से खात्मा किया है, बिल गेट्स जैसी शख्सियत ने तारीफ की। US के अंदर ये बात कही गई कि अगर जिस तरह पाकिस्तान ने कोविड का मुकाबला किया अगर US में किया जाता तो शायद इकॉनमी इतनी नीचे नहीं आती। तो मेरे ख्याल से जितनी तारीफें पाकिस्तान की कोविड के दौरान हुई है पूरी दुनिया में कहीं किसी की इतनी नहीं हुई है। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि दुनिया की इकॉनमी जो है वो नीचे गई लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बेहतरी की तरफ गई। तो जाहिर है जादू से तो नहीं हुई। इसके अंदर NDMA ने अपना रोल प्ले किया, NCOC ने अपना रोल प्ले किया, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जो उनका स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी। तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका क्रेडिट आप कोई KP की हुकूमत को तो नहीं देंगे, ना कोई पंजाब की हुकूमत को। ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने पूरा काम किया और उसके अंदर जाहिर है कि NDMA को तो आप सराहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये आपने सही कहा कि वाकई पाकिस्तान में जो स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, उसकी वजह से कम इकॉनमी को बहुत हद तक सहारा मिल सका, वरना शायद पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं थी कि वो कंप्लीट लॉकडाउन्स को बर्दाश्त कर सकता। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब यहाँ हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना के फैलाव और उसकी रोकथाम के हवाले से। आपको बताते चलें कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ अब कोरोना की वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है और अमेरिका में इस वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है। अमेरिका में बहुत से लोग लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी जो तस्वीर हैं वो भी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, ताकि लोग मोटिवेट हों और इस वैक्सीन को सेफ समझें। क्योंकि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स ये वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आम लोगों के लिए इसमें कोई मुज़र असरात नहीं हो सकते। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अमेरिका में, आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, यानी आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे कोरोना के, उनको रोज़ जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रीट कर रहे होते हैं, वेंटिलेटर्स और तमाम चीज़ें जो उनको ट्रीटमेंट दिया जाना होता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, हाउ आर यू? बुलंद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे तो मैंने तस्वीरें जो हैं वो हमारी स्क्रीन पर आ रही हैं, आपने ये वैक्सीन कब लगवाई और इसके यानी जब आपने लगवाई उस वक्त क्या असरात इसके हुए? अमेरिका के अंदर देखिए, ये FDA का एक प्रोसेस होता है, एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, डिटेल्ड, जिसके थ्रू ये वैक्सीन अप्रूव होती हैं। 2 वैक्सीन अप्रूव हो गई हैं यहाँ पर, एक मॉडर्ना है और दूसरी फाइजर की वैक्सीन है। मैंने लास्ट वीक लगवाई है ये वैक्सीन और इट्स मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जैसे कि हमने वायरस की फोटोकॉपी कर ली है और असली वायरस नहीं, बल्कि उसकी फोटोकॉपी जो है वो अपनी बॉडी को दे दी है और कह दिया है कि अब आप इसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनाइए। तो मैंने जब दिया लास्ट वीक तो इट वॉज प्रीटी अनइवेंटफुल। ये मसल में लगती है, आपके डेल्टॉइड मसल में, शोल्डर के अंदर। और एक दिन के बाद जो है वो थोड़ा सा सोरनेस थी, बस दैट्स इट, जो कि बहुत रेगुलर है। अगर आप कहीं भी सुई लगे तो वो तो होता है नॉर्मली। उसके बाद कोई साइड इफेक्ट्स ना मुझे हुए, ना मैं किसी को जानता हूँ मेरे दोस्तों में जिनको कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं, जिनको लगी है ये वैक्सीन। और हम लोगों ने फाइजर की वैक्सीन लगवाई है ये। अच्छा, कितनी टाइप की वैक्सीन इस वक्त अमेरिका में अवेलेबल हैं जो कि लगाई जा रही हैं? चूंकि हम लोग आईसीयू में हैं और इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थीसिया, लोग जो डॉक्टर्स होते हैं जो फ्रंट लाइन पेशेंट्स को इंट्यूबेट करते हैं, वेंटिलेटर्स के ऊपर चढ़ाते हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये दी जा रही हैं। 2 किस्म की वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं। एक लाइक आई सेड फाइजर की है जो कि मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी है, और दूसरी मॉडर्ना की है और वो भी मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस वैक्सीन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अगर ये वैक्सीन लगवाई जाती है तो कितने अरसे तक कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन यानी उससे हिफाजत महफूज रहेगी? जो स्टडी हुई है उसके लिए, वो जो बेस्ट स्टडी थी वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि पूरी दुनिया का सबसे काफी जबरदस्त और काफी माना जाना जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, उसमें पब्लिश हुई। और उसमें ये दिखाया गया कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसमें 21,000 लोग एक तरफ थे जिनको वैक्सीन लगी और दूसरे 21,000 दूसरी तरफ थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी, और उनको फॉलो किया गया। ये वैक्सीन 2 शॉट्स के अंदर दी जाएगी। एक पहले शॉट जो कि आपको मिल जाता है उसको कहते हैं डे 0, और एक दूसरा शॉट होता है वो 21 दिन के बाद लगता है। तो 6 से 7 महीने के लिए इन लोगों को फॉलो किया गया और हमने ये देखा कि 10 दिन के बाद एक बहुत क्लियर फर्क आया इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शियस लोगों में जिन कोरोना वायरस से।
काफी पोटेंशियली इफेक्टिव वैक्सीन है ये फ्लू वैक्सीन से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कहते हैं कि अबाउट 90% और मोर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, और फ्लू वैक्सीन जो है वो 50 to 60% प्रोटेक्शन देती है फ्लू से। तो काफी अच्छी वैक्सीन है। 6 months डाटा है हमारे पास, लॉन्ग टर्म डाटा अभी हमारे पास नहीं है। कोई भी वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए कम से कम आपके पास 4 से 6 साल का डाटा होना चाहिए, लेकिन चूंकि इस वक्त हम लोग एक पेंडेमिक में हैं और एक इमरजेंसी में हैं, तो इसलिए इसको हम लोगों ने फास्ट ट्रैक अप्रूव किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर राहत के इसकी वैक्सीन की प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, कितनी कीमत इस वैक्सीन की आती है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों को तो ये सब फ्री अमेरिका में दे रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स को। इसकी प्राइस हम लोग जो वादा किया गया है अमेरिकन का कहीं बता सकता हूँ मैं यहाँ पे, वो यही वादा किया गया है कि जो लोगों को व्हाट वी कॉल अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज है, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग ज़ईफ हैं, जो कि नर्सिंग होम वगैरह में हैं और बहुत सिक हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएंगी। अच्छा, और वैसे अगर यानी आम लोगों को लगाने का जो फेज है वो कब से शुरू किया जाएगा? आम लोगों को लगाने का फेज यूजुअली हमारी जो एक वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो कि तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह को गाइडेंस देता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो उन्होंने एक टियर सिस्टम बना दिया है, और टियर सिस्टम ये कि भाई सबसे पहले किसको मिलेगा, नंबर 2 किसको मिलेगा और 3 किसको मिलेगा। जनरल पब्लिक यूजुअली तीसरी और चौथे टियर में आएंगे आफ्टर हेल्थ केयर वर्कर्स और जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, उनको देने के बाद यूजुअली वो होंगे समवेयर, जो हमें बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि फरवरी तक या मार्च तक वो स्टार्ट होना शुरू होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च ये टाइमलाइन दी गई है, और उनको भी यही सोचा गया है कि फ्री में देंगे ये वैक्सीन। फ्री दी जाएगी उनको भी, मतलब कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अच्छा राहत, मुझे ये बताइएगा कि आज हमारी सूबा सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर अजरा पेछो, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान लेट हो गया है इस वैक्सीन की बुकिंग कराने में, और अगर अब भी बुकिंग नहीं कराई गई तो फिर शायद पाकिस्तान में वैक्सीन आने में बहुत टाइम लग जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या समझते हैं, क्या मतलब एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टेइंग इन अमेरिका, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस वैक्सीन की पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी, और पाकिस्तान ने बुकिंग नहीं कराई तो शायद पाकिस्तान के डॉक्टर्स तक भी ये वैक्सीन ना पहुँच सके? देखिए, ये बात तो बहुत ही वाज़ेह है कि ये वैक्सीन जो है बहुत जल्दी कम पड़ जाएगी, और उसके लिए आपको बहुत प्रोएक्टिव होना होगा और आगे बढ़ के जो है वो लाइन में खड़ा होना होगा इस वैक्सीन को लेने के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 कंपनीज मॉडर्ना और फाइजर हैं, और एक चाइना की कंपनी है जिसने बनाई है वैक्सीन, एक एस्ट्राजेनेका है जो यूके बेस्ड है। ये सब लोग बना रहे हैं, तो बनाने वाले कम हैं और लेने वाले ज्यादा हैं, तो उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली कमी पड़ेगी। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स भी हैं उनको भी हर डॉक्टर को नहीं दे रहे हैं वो पहले बैच में, सिर्फ जो लोग आईसीयू में काम करते हैं, जो ईआर में काम करते हैं, और जो एनेस्थीसिया लोग जो वेंटिलेटर पे लोगों को चढ़ाते हैं, सिर्फ उनको दी जा रही हैं। तो रेगुलर जो डॉक्टर्स इंटरनल मेडिसिन वाले हैं उनको भी नहीं दी जा रही हैं अभी, क्योंकि अभी शॉर्टेज है। और फाइजर और मॉडर्ना दोनों ने ये कहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, लेकिन ये कि डेफिनेटली जो लोगों ने अगर रजिस्टर नहीं किया अपने आप को ये लेने के लिए, और जिन गवर्नमेंट्स ने वो सफर करेंगे, तो उनको मेरे ख्याल से बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए ये लेने के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा इस वैक्सीन के बारे में ये कहा जाता है कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना जरूरी होता है, कोल्ड चेन को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे बताइएगा, क्या मतलब वाकई इसको इस कदर कोल्ड चेन में बरकरार रख के लगाया जाता है इस वैक्सीन को? तो जो फाइजर की वैक्सीन है जी, उसको जो है वो आइस बॉक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसको जब मिक्स करते हैं तो वो बाहर नहीं रह सकती आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स, और हम नहीं चाहते कि वो बाहर रहे क्योंकि उससे वो खराब हो सकती है, और फौरन देना जरूरी है। मॉडर्ना की वैक्सीन के अंदर थोड़े से ये प्रिकॉशंस हैं कि वो
इतना ज्यादा उसको कूल नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल थोड़ा बेटर स्टेबल है। तो फाइजर के लिए आपका जी उसको कूल रखना जरूरी है, लेकिन मॉडर्ना के लिए इतना ज्यादा उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं है। बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा डॉक्टर राहत, मुझे बताइएगा कि इस वक्त कोविड की क्या पोजीशन है अमेरिका में? क्या जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा सीवियर है? जिस तरह पाकिस्तान में अमवात की तादाद अब बढ़ गई है, शायद कोरोना इससे पहले ज़्यादा रहा हो पिछली वेव में, लेकिन इस दफ़ा अमवात बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड वेव में ज्यादा वेरिएंट कहते हैं हम उसको अपनी लैंग्वेज में, यानी कि बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला वायरस है ये जो सेकंड वेव में आया है। जो अमवात हो रही हैं वो भी इस सेकंड वेव में बहुत ज्यादा हो रही हैं। और तीसरी चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि ज्यादातर यंग लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें रादर देन ओल्ड लोगों के लिए। तो इस अभी तक अमेरिका में बेइंतहा जोर शोर से ये जो है वो बढ़ रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क वगैरह करे रहें, क्योंकि अमवात बेइंतहा बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, और ये हम लोगों का एस्टिमेट है। अच्छा, यानी अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ सेहत की बहुत आला सहूलियात मौजूद है, वहाँ पे भी अमवात पिछली वेव से ज्यादा है इस दफा? जी हाँ जी, हम लोग जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि अमवात जो है वो बहुत ही ज्यादा, अगर आप वेव देखें तो ना सिर्फ ये कि केसेस बहुत ज्यादा हैं पिछले दो उस वेव से, बल्कि अमवात भी ज्यादा हैं, और ऐसा लग रहा है कि वायरस ने थोड़ा अपने आप को चेंज कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहत हुसैन, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अमेरिका से डॉक्टर राहत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कोविड के पेशेंट्स को डायरेक्टली ट्रीट करते हैं। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से, जहाँ पे ईस्ट की कोर्ट में केस भी आज दाखिल किया गया, इस पर बात करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और नाजरीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स के हवाले से। कंज्यूमर कोर्ट्स जो कि मुख्तलिफ ज़िलों में कायम की गई हैं, अब इसमें मुख्तलिफ अशिया खुरोनोश की कंप्लेन के साथ साथ आज एक निजी अस्पताल जो कि कराची का सबसे बड़ा निजी अस्पताल माना जाता है, उसके खिलाफ एक कंप्लेन लॉन्च की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स ईस्ट में। और इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन CRPC, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, जनाब शकील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जी। सर, आज एक एप्लीकेशन मूव की गई है जिसकी समाअत भी हुई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ईस्ट में, और जिसमें एक कराची के सबसे बड़े निजी अस्पताल के खिलाफ ये दरख्वास्त दी गई है। क्या कहेंगे सर आप इसके हवाले से? जी, आज हमें बड़ी इस बात की खुशी है, कम से कम सार्फिन को ये जरूर पता चला कि सिर्फ अशिया खुर्दोनोश के लिए नहीं हमने कंज्यूमर कोर्ट जाना, बल्कि हर जगह जहां भी हमारा पैसा खर्च होता है उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स के दरवाजे खुले हुए हैं। यानी कि ये एक ऐसा केस है कि जो मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो माफिया से इस वक्त जो सरगर्म है और किसी भी शक्ल में सार्फिन को लूट रहे हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा ऐसा कतरा है जिसको मैं समझता हूँ, मैं तो एज चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल इसको बहुत अच्छा देख रहा हूँ कि इस तरह कम से कम हमें ये तो पता चला कि वो अदालतें जो बनी हमारे लिए हैं, जो सिर्फ लोग ये समझकर बैठे हुए थे कि जनाब सिर्फ इसके लिए चीनी आटा और उसके लिए हमने जाना है, नहीं, इसके लिए हमें प्राइवेट स्कूल्स का इश्यूज है उसके लिए भी जा सकते हैं हम, हमें हॉस्पिटल्स का, जैसे कि ये अभी आज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं समझता हूँ कि आगा खान हॉस्पिटल, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज इसके ऊपर जो केस हुआ है तो उसे इस चीज का एहसास हुआ। इससे पहले डॉक्टर साहब एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर भी कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में नाम है, उनको भी फाइन हो चुका है, 50,000 का फाइन हुआ, उनको कंज्यूमर को कंपनसेट किया गया। इस वक्त कंज्यूमर कोर्ट जो है बड़े बड़े फैसले कर रही हैं। सर, बस एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा शकील साहब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स जो हैं इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? सिर्फ जुर्माने की हद तक, या ये किसी भी कारोबार को सील भी कर सकते हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए जी, एक तो ये है कि इसमें वकील की जरूरत नहीं है आपको। कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी शख्स, एक आम शहरी, पहले तो अगर किसी ने उसको तंग किया है या परेशान किया है, वो सबसे पहले उसको, उस अदारे को, हॉस्पिटल को या कोई भी अदारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो लिखे कि जनाब आपने ये मुझे मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे साथ चीट की है। और उसको लिखने के बाद वो जो एप्लीकेशन है वो एक किस्म की सेक्शन 29 कहलाती है, उसको अपने पास रखे और उसको कोरियर करने के बाद वो जब कोरियर करते 15 दिन तक उसका इंतजार करे। अगर वो अदारा या वो ऑर्गेनाइजेशन उसे कंपलसेट कर देती है, इट्स ओके। अगर वो कंपलसेट नहीं करती है तो आप उसे फिर जाकर, जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका, वहां जाकर उसे केस को सूट करेंगे। 60 दिन के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट जो है उसका फैसला देती है कि आया उसमें फाइन भी होता है। सर बस ये बता दीजिए कि कोर्ट्स कहाँ मौजूद हैं, यानी ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ हैं, कहाँ मौजूद हैं ये कोर्ट्स? नहीं, ये देखिए आपने बहुत ही अच्छी बात की डॉक्टर साहब। मुख्तसरन बता दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। सर ये सिटी कोर्ट्स में है और मलीर कोर्ट में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शकील बेग साहब, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये कोर्ट्स, सिटी कोर्ट्स और इन तमाम जगहों पे, मलीर कोर्ट में ये कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर आप भी किसी अस्पताल, किसी अशिया खुरोनोश की दुकान, ऑनलाइन शॉपिंग, किसी भी चीज़ से अगर आप समझते हैं कि आपके पैसों की सही चीज़ आपको डिलीवर नहीं की गई है, तो आप पहले एक लेटर उसको लिखें और उसके बाद इन कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।